नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज का कार्यक्रम की शुरुआत फिर से कोरोना से ही करना चाहेंगे। और कोरोना के देश भर में 59,118 मामले दर्ज किए गए। दोस्तों 257 लोगों की मौत हुई है। और स्टेटों का, राज्यों का अगर ग्राफ देखें तो महाराष्ट्र में आज फिर 31,855 मामले 24 घंटे में दर्ज किए गए। दोस्तों वो सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। 132 लोगों की महाराष्ट्र में कोरोना से मौत हुई है। और दोस्तों आधे से ज़्यादा मामले अब भी देश में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के शहरों का भी यही हाल है। बम्बई लगातार 5,545 मामले आए हैं, 5,000 से ऊपर चल रहा है। वहीं नागपुर में भी 4,157 मामले आए हैं। पुणे और नासिक बहुत से शहर हैं महाराष्ट्र के। दोस्तों लगातार तेजी के साथ उनकी स्थितियां जो है बद से बदतर होती जा रही है। और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में दोस्तों एक दिन का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था कल। तो ये भी स्थिति है महाराष्ट्र में आई है। और गुजरात में देखें तो दोस्तों 2190 मामले गुजरात में 24 घंटे में सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 2566 मामले आए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 1971 मामले आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 1534 मामले आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली में भी ये ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा है। दोस्तों राजस्थान में भी ये ग्राफ लगातार 600 से ऊपर चल रहा है। राजस्थान में भी तेजी के साथ बढ़ा है। तो कुल मिला के पूरे देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,52,000 हो गई है दोस्तों। तो ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। और देश निश्चित रूप से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हम आगे बात करेंगे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश। क्या लॉकडाउन से फायदा होता है देश में, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी के साथ देश में जारी है दोस्तों। 5 करोड़ माफ कीजिएगा 69,57,612 लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया गया है। वैक्सीनेशन लग चुकी है, कोरोना के टीके लग चुके हैं। 1 अप्रैल से 45 प्लस को लोगों को जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इसमें सभी 45 से ऊपर वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है तेजी के साथ कोरोना जो है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। अगर हम जिक्र करें दोस्तों, कोरोना का तरह तरह का वायरस पूरे देश में देखा जा रहा है। भारत में भी यूके सहित कई एरियो के जो अलग अलग स्वभाव लिए वायरस है वो भारत में दर्ज किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में यूके का वायरस पाया गया है कई शहरों में। और इसी के चलते मध्य प्रदेश में लॉकडाउन भी कई शहरों में लगा। और दोस्तों नाइट कर्फ्यू भी मध्य प्रदेश में लगा। तो इस प्रकार से ब्राजील का आकलन करते हैं दोस्तों। ब्राजील के अंदर जिस प्रकार से एक दिन में 24 घंटे में 57,586 नए मामले दर्ज किए गए और 2639 लोगों की मौत हुई, वो ब्राजील का अब तक का सबसे खतरनाक भयावह चेहरा है दोस्तों। सबसे खतरनाक स्थिति में ब्राजील वर्तमान में है। जब से कोरोना आया था पूरे देश में फैला, उसके बाद से अब जो है ब्राजील की ये सबसे कठिन दौर की स्थिति है दोस्तों। तो इसी प्रकार से पंजाब, ये जो पश्चिम बंगाल और असम के आज 77 सीटों के आज चुनाव संपन्न हुए हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल के 30 सीटों के, वहीं असम की 47 सीटों पर मिलाकर 77 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हुए। और वहाँ भी जो चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। छुटमुट घटनाओं को छोड़कर वहाँ मतदान जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। केंद्रीय बलों की 284 कंपनियां वहाँ तैनात थी दोस्तों। और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए वोटरों को वोट डालते हुए देखा गया। आपने भी देखा होगा टीवी चैनलों पर। तो इस प्रकार से जो है कोरोना गाइडलाइन की पूरे देश में जो है पालना करने की आवश्यकता है दोस्तों। जिस प्रकार से चुनाव होने वाले राज्यों में अगर कोरोना की गाइडलाइंस का बढ़िया तरीके से पालन सरकार करवा सकती है, तो हम अपने राज्यों में जो है कोरोना की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं प्रशासन यहाँ सक्षम हो पा रहा है। तो कुल मिला के जिन स्टेटों की, जिन राज्यों की स्थिति कोरोना से बदतर होती जा रही है, उनको सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। और बढ़िया तरीके से कोरोना की गाइडलाइन आपको और हमको फॉलो करने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का आज दौरा है, दूसरा दिन है दोस्तों। और जिस प्रकार से काली के मंदिर में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की आपने फोटोएं देखी होगी पूजा करते हुए की, और मतुआ समाज के लोगों से भी आज वो मिले थे, एक मैसेज दिया। और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप भी लगाया था कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बांग्लादेश की यात्रा इस समय क्यों हुई और इसका जो है चुनाव पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, आदि इसकी जो है शिकायतें टीएमसी ने की है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्या लॉकडाउन से फायदा मिलता है? क्या जिस प्रकार से नाइट कर्फ्यू राज्यों में लगाया जाता है उससे फायदा मिलता है? तो लॉकडाउन से तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है दोस्तों। जिस प्रकार से 68 दिन तक हमारे देश में लॉकडाउन लगा था और कोरोना की रफ्तार को रोकने में भारत पूरी तरह से कामयाब हुआ था, उससे हम सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन से निश्चित रूप से फायदा होता है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एक दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और बहुत से जो शहरों में है लॉकडाउन लगाया गया था, और लॉकडाउन 5-10 दिनों के लिए लगाया गया था। बहुत से शहरों में 31 मार्च तक का लॉकडाउन है, उनमें 31 मार्च के बाद में स्थितियों का आकलन करते हुए फिर से उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्या लॉकडाउन से, मैं नहीं समझता कि ये जो नाइट कर्फ्यू लगता है उससे कोई ज़्यादा फायदा होता होगा दोस्तों, क्योंकि छोटे कस्बों गांवों में तो नाइट के अंदर वैसे भी आवागमन और शांत हो जाता है, किसी प्रकार की भीड़ या कोरोना फैलने की आशंकाओं का जो है कोई उनका ज़्यादा चांस नहीं रह पाता है। तो ऐसी स्थिति में महानगरों में वैसे बेशक ये जो नाइट कर्फ्यू है वो कुछ हद तक कामयाब कारगर हो सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों में दोस्तों नाइट कर्फ्यू की ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती, मैं नहीं समझता। क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार है दोस्तों, क्योंकि अगर नाइट कर्फ्यू की बजाय हम कोरोना की बढ़िया तरीके से गाइडलाइन प्रशासन द्वारा अगर फॉलो करवाई जाए तो उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा असर होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की हिदायतें हैं, और अगर काम नहीं हो तो भीड़ भाड़ इलाकों में, बाज़ारों में बेकार में फिरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो अनाउंसमेंट करवाकर और प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार करवाकर इसकी रोकथाम को नियंत्रण में लाया जा सकता है, इस पर रोकथाम की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू की बजाय अगर या तो सीधा ही लॉकडाउन लगाया जाए या फिर बढ़िया तरीके से प्रशासन जो है कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करवाए और सतर्कता बरते और मीटिंग ले, व्यापारियों की मीटिंग ले, अधिकारियों की मीटिंग ले और शहर के अंदर गश्त फैलाए, कर्मचारियों का जत्था बनाकर फैलाए, नगर पालिकाएँ हैं उनकी सहायताएँ ले। तो इस प्रकार से जो है बढ़िया तरीके से गाइडलाइन बनाकर हम इसका पालन करवा सकते हैं दोस्तों। अमूमन देखा जाता है, मैं छोटे कस्बों की बात ज़्यादा करूँगा, बड़े कस्बों में, महानगरों में भी यही हाल है दोस्तों। छोटे कस्बों में ज़्यादातर मास्क लगाए हुए लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। तो ये किसकी विफलता है? अगर वहाँ पर सीधा ही नाइट कर्फ्यू लगाया जाए तो ये क्या मैसेज सरकारों द्वारा दिया जा रहा है? इसकी बजाय अगर योजनाबद्ध तरीके से तहसील हेडक्वार्टर है तो वहाँ एसडीएम को पाबंद किया जा सकता है, मीटिंग करके आप बढ़िया तरीके से इसको फॉलो करवाए कोरोना की गाइडलाइन को, और थाना अधिकारियों को भी बोला जा सकता है, नगर पालिका निकायों को भी बोला जा सकता है। उनकी एक अच्छी बढ़िया सामूहिक मीटिंग होकर एक बढ़िया गाइडलाइन बनाई जा सकती है और टीम बनाकर वहाँ पूरे शहर के अंदर अनाउंसमेंट आदि का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इससे जागरूकता आती है दोस्तों, और इससे फाइन की भी स्थिति की जा सकती है, जुर्माना की स्थिति की जा सकती है, जिससे लोगों में जो है जुर्माने का भय सही, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं दोस्तों। अक्सर अमूमन हमने देखा है, ज़्यादातर हमने देखा है दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा, पुलिस के डर से लोग मास्क ज़्यादा लगाते हैं न कि कोरोना के डर से। तो ये क्या स्थितियाँ हैं? कोरोना जो मास्क रखते हैं दोस्तों, नीचे सरका कर रखते हैं, जेब में रखते हैं, पास में रखते हैं, और जहाँ भी पुलिस को देखा वहाँ मास्क लगा लेते हैं। तो ये तो अच्छा नहीं है दोस्तों। कोरोना कहीं पुलिस से ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। पुलिस खतरनाक नहीं है, पुलिस तो आप और हमारी व्यवस्था बनाने के लिए है। पुलिस की जो ड्यूटियाँ होती है वो व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए ज़्यादा होती है।
तो इसलिए इसको समझे और अपनी जिम्मेवारियों को समझे, एहसास करें जिम्मेवारियों का। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि खुद कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और उसके बाद में ही आप दूसरों को गाइड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कोरोना के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है दोस्तों, जिस प्रकार से देश लॉकडाउन की स्थिति में बढ़ता चला जा रहा है और 68 दिन तक लॉकडाउन रहा था, तो क्या वैसी स्थिति सरकार फिर ऐसे करने स्टेटमेंट, ऐसे करने डिसीजन ले सकती है? क्या प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ऐसे करने स्टेटमेंट दे सकते हैं? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोरोना के चलते जो पीछे दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि आप और हम उस अगर गाइडलाइन को बढ़िया तरीके से पालन करें, फॉलो करें दोस्तों, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। और बहुत से राज्यों ने ऐसा करके दिखाया है दोस्तों, नियंत्रण किए हुए हैं। जहाँ तक हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में जो है समय समय पर अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो है इसकी समीक्षा बैठकें होती रहती है और गाइडलाइनें बनाकर जो है सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए जाते हैं और तहसील मुख्यालयों पर एसडीएम उपखंड है वहाँ पर एसडीएम को भी आदेश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कोरोना की गाइडलाइन का बढ़िया तरीके से पालन हो, तो मैं नहीं समझता कि कोरोना फैले और बहुत ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। हम एक और समाचार की आज चर्चा करेंगे दोस्तों। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, इनकी तरफ से दोस्तों 2 अप्रैल को जोधपुर के पावटा में सभा का ऐलान किया गया है और ये किया गया है जातिगत आरक्षण के विरोध में और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर ये जनसभा बुलाई गई है। और ये महारैली, महाजनसभा 2 अप्रैल को जोधपुर के पावटा में होगी और मारवाड़ राजपूत सभा भवन में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इससे क्या फिर से आरक्षण को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ने जा रही है? और इसका आयोजन राजपूत करणी सेना दोस्तों समय समय पर ऐसे स्वर्ण आंदोलन की मांग भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने उठाई थी दोस्तों, और जहाँ तक संभव है वो उन्होंने कामयाबी, सफलता भी प्राप्त की थी। बेशक ये राजपूतों का एक बड़ा संगठन बन गया है, लेकिन इसके अंदर स्वर्ण कास्टें भी बहुत बड़ी संख्या में है दोस्तों। सुखदेव सिंह शेखावत के साथ स्वर्ण कास्टों का लगातार जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और इसको आयोजन करने के लिए मुख्य अतिथि इसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी ही होंगे दोस्तों। और इसके अंदर राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जो योगेंद्र सिंह कटारा है वो रहेंगे और पुंजराज सिंह पुरानी जो राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, वो भी इसमें शामिल रहेंगे और राज शेखावत गुजरात के करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष है वो रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आनंद सिंह ठोके हैं राष्ट्रीय महासचिव है करणी सेना के, वो भी इसमें शामिल रहेंगे और अमराव सिंह जोधा जो कि सचिव है, राष्ट्रीय सचिव श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। उन्होंने सभी ने आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर के पावटा में है वो स्वर्ण कास्टें इकट्ठी हो और आरक्षण के खिलाफ बिगुल बजाया जाए। ये एक अभियान है दोस्तों। करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह शेखावत, उन्होंने बताया कि ये अभियान लंबा चलने वाला है और जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू नहीं किया जाता है तब तक हम इस आरक्षण को, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा करें दोस्तों तो भादरा आसपास की, तो आज संजीव बेनीवाल भाजपा के पूर्व विधायक भादरा कस्बे के, उन्होंने आज होली मिलन पर जो है रामनवमी का कार्यक्रम रखा था और अपने बड़े संख्या में समर्थकों के साथ तो बाजार भर में जो है होली की रामनवमी प्रारंभ की है दोस्तों। कल होली का त्यौहार है और परसों फाग है। तो साफ संदेश की तरफ से मैं भी आप सभी दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ संदेश की तरफ से आपको यही मैसेज देंगे कि होली खेले, बहुत प्यार से खेले और पूरे उत्साह उमंग के साथ खेले, लेकिन अपने परिवार के साथ खेले दोस्तों, अपने घरों में खेले और अपने अपनों के बीच में खेले और बाजार में किसी भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने। और वैसे भी राज्य सरकारों ने इस पर नियंत्रण किया हुआ है और संभवतया
आज और कल ऐसी घोषणाएं अनेकों राज्य करने वाले हैं, जैसे जिस प्रकार से दिल्ली ने कर दी है, महाराष्ट्र ने कर दी है और गुजरात ने कर दी है। होली सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है, किसी प्रकार के बड़े आयोजन होली के ऊपर नहीं होंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से होली और दीपावली जैसे ये त्यौहार होते हैं दोस्तों, इससे पहले खाद्य सुरक्षा विभाग जो है और बाल कल्याण विभाग है, हमने पहले भी आपको बताया था, इनकी कार्रवाइयाँ देखने को मिलती है। मिलावटी सामान पर बड़ी संख्या में छापेमारी की जाती है। तो क्या इन त्योहारों से पहले ही ये मिलावटी सामान बिक्री में आता है दोस्तों? ये सोचने वाली बात है। किस प्रकार ये नकारापन दिखाते हैं ये विभाग अपने। क्या 12 महीने इसकी कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या हर हफ्ते इसकी कार्रवाई नहीं हो सकती? हर महीने छापे नहीं पड़ सकते मिलावटी सामान बेचने वालों के विरुद्ध? मिलावटी सामान आज पूरे भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं दोस्तों। और इसमें स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान जो लोगों का हो रहा है, और स्वास्थ्य के अंदर जो गिरावटें आ रही हैं, और जो बड़ी संख्या में महामारी और बीमारियों का दौर और चलन विश्व के अंदर चल पड़ा है दोस्तों। अस्पतालों के अंदर भीड़ भाड़ देखी जा रही है, वो इसी के चलते हैं क्योंकि आप और हम जिस प्रकार से आजकल का दूषित ये भोजन, फल फ्रूट हर चीज़ें खाते हैं, वो उसमें बड़ी संख्या में मिलावटी जहर मिला होता है दोस्तों। टीके लगाकर आजकल सब्जियों को जो है बड़ा किया जाता है, जल्दी तैयार किया जाता है, ज़्यादा फसलें ली जाती हैं दवाइयों की, रसायन की वजह से। तो इस प्रकार से मिलावट की कार्रवाई है जो इन खाद्य सुरक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को निरंतर और लगातार करनी चाहिए। ये हम साफ संदेश के माध्यम से विभाग से निवेदन करते हैं, सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के आदेश इन विभागों को दे कि ऐसी कार्रवाई करे। दोस्तों, नाम मात्र ये अपने जो लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं, उनको पूरा करने के लिए ये होली दीपावली ऐसे त्योहारों के पहले जो ईद है उनसे पहले ये कुछ कार्रवाई करते हैं फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर, और उसके बाद में 12 महीने तक शांत रह जाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मिलावटी सामान हर रोज़ बाज़ार में बिकता है, और दूध की जिस प्रकार से मिलावटें देखने में आ रही है दोस्तों, ज़्यादा संख्या में डेयरियाँ भी हो चली है, और उन डेयरियों पर जो दूध बिकता है दोस्तों, क्या वो सही है? क्या वो दूध एकदम उपयुक्त है? हमारी सेहत के साथ उससे किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता? हमारे जो बच्चे घरों में दूध पीते हैं, वो क्या किसी प्रकार से उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर इससे नहीं पड़ता? इसको चेक करने वाली बात है विभाग के लिए। इनके ऊपर छापे मारने की ज़रूरत है। इनको समय समय पर जो है इनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि सभी डेयरी वाले ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सी डेयरी वालों की ऐसी शिकायतें लोगों से हमारे पास भी आती हैं दोस्तों। संजय चौक पर भी एक डेयरी की ऐसी शिकायतें हमारे पास आई थी दोस्तों। तो कुल मिला के ऐसी शिकायतों के ऊपर जो है विभाग को सतर्क होना चाहिए, और किसी प्रकार से हमें अगर क्लू मिलते हैं, लोग हमें सबूत के साथ दिखाते हैं, तो हम साफ संदेश के माध्यम से भी दोस्तों यहाँ आपको वो समाचार दिखाएंगे, और किस प्रकार से दूध में मिलावट की जा रही है वो भी दिखाएंगे। इसी के साथ आज के लिए साफ संदेश के इस 7 बजे बुलेटिन में इतना ही दोस्तों। कल ठीक 7 बजे हम फिर आपके साथ नए बुलेटिन के साथ, नए खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और एक बार पुनः आप सभी हमारे साफ संदेश के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल ठीक 7 बजे हम आपको फिर आपसे रूबरू होंगे, हाजिर होंगे आपके सामने नए खबरों और समाचारों के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।